नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, लेकिन सत्र है खास और जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी फिर से ईरान और यूएस आमने सामने भिड़े हुए हैं। वैसे आपस में कहते तो हैं कि शांति समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पसंद कुछ नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, कोई शांति प्रस्ताव पसंद नहीं आया उन्हें। और मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे जिसका असर आज ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे पड़ सकता है। इंडियन मार्केट पे तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि आज तगड़े नीचे जाएंगे, 182 पॉइंट्स नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाबी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो टेंशन पैदा कर रही है। और कच्चा तेल 3% ऊपर आके कर रहा है ट्रेड। अब $104.5 प्रति बैरल के पार निकलता हुआ नजर आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में तेजी, बाजार को झटका, इस तरीके की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। और सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि जो घटनाक्रम हुए हैं वो, और साथ ही साथ घरेलू संकेत कैसे हैं। तो अभी तक की बड़ी जो खबर है वो आपकी स्क्रीन पे है कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को बिल्कुल नकार दिया, खारिज कर दिया है और पूरी तरीके से बताया है टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिख दिया और वो भी कैप्स में लिख दिया। यानी कि ये जो प्रस्ताव है ये पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान ने प्रस्ताव दिया था। ट्रंप के सख्त रुख से इस समय पश्चिम एशिया में दबाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, ऊपर से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो और आग में घी डालने का काम कर रही है। ईरान के साथ युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है। और अभी ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह खत्म करना बाकी है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। ऊपर से ईरान ने फिर से यूएई के ऊपर ड्रोन अटैक्स कर दिए हैं, मिसाइल अटैक्स किए हैं। और शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 2 खाली टैंकर्स के ऊपर भी अटैक किए हैं। तो इसका असर ये हुआ कि आज जैसे ही गिफ्ट निफ्टी में ओपनिंग टिक्स बनते हुए नजर आए तो वहां पर ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और 182 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी जो है वो नीचे कर रहा है कामकाज। मेरे साथ गौरव गोयल जी इस समय मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। रजत, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। गौरव से सबसे पहले तो फिर से जियो पॉलिटिकल टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऊपर से एक और चीज ये है कि इस हफ्ते यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे हैं। बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे। गुरुवार को होनी है ये मुलाकात। अगर हो गई तो ठीक से, तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन अभी के तौर पे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर क्या देखते हो आप? अभी तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो कच्चा तेल ऊपर है 3.25 3.5%, और इक्विटी मार्केट कहां पर है? रजत, मैं कहना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर ही रहने की संभावना है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में एक एस्केलेशन आया है। क्लियरली जो वार्ता चल रही थी यूएस और ईरान के बीच में वो फेल होती हुई नजर आ रही है। ना ईरान अपनी पोजीशन से हटने को तैयार है, ना अमेरिका रिलैक्स करने को तैयार है। नेगोशिएशंस जो कि बुलिंग की तरह हो रहे थे, अमेरिका ईरान को बुली करने की कोशिश कर रहा था और ईरान बुली होने को तैयार नहीं था। तो दोनों बेसिकली अपनी पोजीशंस पे अटक गए हैं। अब जो मुझे दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि अगर एस्केलेशन होता है और वॉर रीस्टार्ट होता है, सीज फायर अभी चल रहा है, अगर सीज फायर खत्म होके वॉर रीस्टार्ट होता है तो बेसिकली इसमें दो ही ऑप्शन है। या तो ये फोर्सेस जो है अमेरिकन फोर्सेस दे रिजॉर्ट टू एयर अटैक्स वंस अगेन, या फिर दूसरा है ग्राउंड इन्वेजन। ग्राउंड इन्वेजन का मतलब है अमेरिकन कैजुअलिटीज। अमेरिकन कैजुअलिटीज का मतलब है कि यूएस में ट्रम्प बिकम्स मोर अनपॉपुलर। सो आई थिंक ग्राउंड इन्वेजन एक पॉसिबिलिटी कम लग रही है। एयर अटैक्स वापस लग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका उनके पास एयर अटैक्स के लिए बहुत ज्यादा टारगेट्स अब इस समय ईरान में बचे हुए नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी अटैक्स करके काफी हद तक मिलिट्री टारगेट्स को खत्म कर दिया है जो विजिबल थे सरफेस पे। जो अंडरग्राउंड है वो अभी भी इंटैक्ट है और वो एयर अटैक से इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले। तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका वुड प्रोबेबली, इफ war escalates, then they would start attacking the civilian infrastructure. पावर सेंटर्स को अटैक कर सकते हैं, ब्लैकआउट कर सकते हैं ईरान में। These are all war crimes, but I don't think they have too many options in their hand right now. अगर एक होप नजर आती है रजत, तो probably प्रेसिडेंट ट्रम्प इज ट्रैवलिंग टू चाइना, और बहुत सालों बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इज ट्रैवलिंग टू चाइना।
तो ऐसी सिचुएशन में इट इज हैपनिंग दिस वीक ओनली। अगर ऐसा वहां पे जाके कोई नेगोशिएशन का कोशिश करी जाती है और वहां पे कुछ सक्सेस हो सकती है। अल्टीमेटली यूएस और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं और चाइना का काफी बड़ा इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर है। अगर वहां पे कोई नेगोशिएशन होके कुछ सोल्यूशन निकल पाए, दैट इज वन होप। सो इन सब का जो मैंने बताया है एस्केलेशन का एक क्लियर जो निकल के आ रहा है, जो प्रॉब्लम एरिया है वो है कि कंटिन्यूड एस्केलेशन इन ऑयल प्राइसेस। वो अभी थमने वाले नहीं नजर आ रहे हैं या पुराने लेवल्स पे वापस आने के लिए नजर नहीं आ रहा है। एंड जो कंट्रीज इंपोर्ट करती हैं इंक्लूडिंग इंडिया काफी क्वांटिटीज में करती है, उनके लिए पेन पॉइंट्स रहेंगे। लेकिन दक्षिण कोरिया का बाजार बहुत तेज गति से ऊपर जा रहा है, 4.5% आज भी ऊपर और रिकॉर्ड लेवल्स पे है। और ये बात अब देखने वाली होगी कि ये गुरुवार की जो बैठक होने वाली है पॉसिबली हो जाए बस किसी तरीके से, तो फिर वहां पर क्या कुछ मुद्दे हैं जो डिस्कस होते हैं। मुद्दे तो बहुत है, खैर सबसे बड़ा मुद्दा तो ईरान का ही है। उसके बाद तो फिर जिस तरीके के समय जियो पॉलिटिक्स पैन आउट हो रही है, खासतौर से ये चाइना वालों ने बहुत सारे से रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे हैं ये मिनरल्स के ऊपर और एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बात होगी, तो देखते हैं, बहुत कुछ होना बाकी है अभी तो। लेकिन जो मार्केट है आज, हमारे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा आप ये बताएं। ये अच्छे भले चल रहे थे और पिछले हफ्ते भी एक कंसोलिडेशन तो हुआ, लेकिन हरे निशान की क्लोजिंग थी और बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि कैपिटल मार्केट्स, ऑटोज, डिफेंस, रियल्टी, फार्मा, इन सब इंडेक्स में बहुत तगड़ी चाल बनी थी बीते हफ्ते। मिड कैप स्टॉक्स तो बुम बुम हो रखे हैं, मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। अब बाजार का क्या होगा? राजा देखिए, जो उससे पहले मैं बाजार से पहले एक बार ताइवान और कोरिया और जापान के बारे में बोलना चाहता हूँ, खासकर ताइवान और कोरिया के बारे में। हमने पिछले हफ्ते ही वहां पे एक रिकॉर्ड रैली देखी है कोरिया में, ऑलमोस्ट 12-13% की रैली देखी है। ताइवान में भी बहुत तेजी से स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं एंड पिछले एक साल में बहुत तेजी से ये सब बढ़े हैं। उसका एक मेन रीजन ये रहा है कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड रैली चल रही है एक्विटी मार्केट्स में। ये यहाँ की कुछ कंपनीज हैं, जैसे कोरिया में सैमसंग हो गई, ताइवान में भी उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है पूरी, जो पूरा उनका स्टॉक मार्केट को खींच के लेके जाती है, इंजन की तरह काम करती है। और वही जो है क्योंकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग हो रही है, यूएस में भी हो रहा है, चाइना में भी हो रहा है, और इसी की वजह से ये मार्केट्स, एक्विटी मार्केट्स भागे चले जा रहे हैं। सो क्लियरली वहां पे जो हम लोग देख रहे हैं वो एफआई मनी भी जो आप ये हमारे देश से भी बाहर जा रहा है। क्लियरली एफआईज भी जो हैं ये सारे के सारे अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं मोमेंटम कंट्रीज की तरफ, जहाँ पे मोमेंटम है, एआई लेड मोमेंटम है। और उसी की वजह से वहां पर आई वाज लुकिंग एट सम डेटा, और ताइवान और चाइना का मार्केट कैप टू जीडीपी हैज गॉन अबव 300। सो बेसिकली वो इतना ज्यादा बढ़ गया है एंड इट इज ऑल AI driven rally, that is what is getting experienced in China, in Taiwan and Korea. So इस एक तरीके से जो इंडिया में एफआईज पैसा डालते थे वो भी यहाँ से इंडिया से निकाल के बाहर की तरफ जा रहे हैं एंड नेचुरली वहाँ पे अर्निंग्स बहुत अच्छी आ रही है उस वजह से। तो दिस इज वन ऑफ द रिपरकशन। नाउ एज फार एज इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न, रजत देखिए, शॉर्ट टर्म में मैं एक इंटेलिजेंट गेस ये कह सकता हूँ कि यस, इंडियन मार्केट्स वुड प्रोबेबली सफर इफ अगर मार्केट्स में अगर यूएस और ईरान की टेंशन्स बढ़ती हैं, तो नेचुरली बिकॉज वी import 85% of our energy requirements, तो escalated oil prices will have a bearing on Indian economy. हमारी जीडीपी भी थोड़ा बहुत पे फर्क पड़ सकता है, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से क्लियरली हमारी इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन मिल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, एज आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स इन योर शोज, लॉन्ग टर्म में हमें इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी लगती है। हम लोगों को लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के पैरेलल कोई इकोनॉमी नहीं है एंड वी रिमेन एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एज अ कंट्री।
अभी के तौर पे तो हमारे यहाँ तो सिर्फ मिड कैप इंडेक्स ऊपर आया, और उसके बाद फिर जो अमेरिका देखा जाए तो S&P 500 और नास्डैक दोनों ही रिकॉर्ड्स तो ऊपर है। वहां पर जॉब के आंकड़े भी बेहतर आ गए अप्रैल महीने के, और ये पहली बार हुआ है 2024 के बाद जब S&P 500 और नास्डैक लगातार 6th कंसेक्यूटिव वीक चढ़ा हो। तो तगड़ी रैली बन रही है वीकली बेसिस पे अमेरिकन मार्केट्स पे। मेन इंडाइसेस ऊपर है। हमारे यहाँ अभी निफ्टी बैंक अभी चल नहीं पा रहे हैं ढंग से। मैं मार्केट्स पे आऊंगा सर, लेकिन एक और मुद्दा, और ये तो खैर बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया जो कल से ही एकदम से उठना शुरू हुआ है, और उसमें अब बात यह है कि मिडिल ईस्ट संकट के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता से अपील की है और इसके ऊपर बहुत बहुत सारी बातें कह दी हैं। मुद्दा तो यही था कि यार कि जिस तरीके का तनाव मिडिल ईस्ट में, तो उसका असर तो इंडिया पे आता हुआ नजर आएगा। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया पे असर ना आए, लेकिन सबको इस संकट का सामना एकजुट होकर ही करना होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया। अब कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं जिसमें कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल बचाएं और मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग मेट्रो और सार्वजनिक जो परिवहन है उनका उपयोग ज्यादा करें। अगर कार पूलिंग हो सकती है तो वो करें, ईवीज का यूज करें, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाएं जैसे कि कोविड के टाइम पे अपनाया था। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना होगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दे, विदेश अगर यात्रा टाल सकते हैं तो टाल दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सोने की जरूरत नहीं है, ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, तो 1 साल के लिए ज्वेलरी ना खरीदें। ये बहुत बड़ी बात थी, और ये साफ तौर पे ये बोल दिया गया है कि अगर कोई शादियां हैं या फिर कोई भी फंक्शन है तो उसमें 1 साल तक उस कार्यक्रम में अगर आप ना खरीदें ज्वेलरी तो ये देश हित में होगा। और इसके अलावा ये जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का जो यूज है उसमें अगर ना करें, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाएं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वो देश के हित में होगी। तो सर ये साफ तौर पे कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिसका असर ये पता लग रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार को थोड़ा सा उसके ऊपर बचाने में होगा। पर अब इसमें 2 बातें निकल के आती हैं और ये दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर्स हुए। पहला तो ये सोने पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घरेलू कीमतों के ऊपर, ज्वेलरी कंपनियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके बाद जो दूसरे वाला है वो मैं और बताता हूँ। वैसे मैं बता दूं कि दूसरा पेट्रोल और डीजल से जुड़ा हुआ है। तो पहले तो आज जो ज्वेलरी कंपनियां हैं, जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनियां हैं और जो मेन जो ज्वेलर्स होते हैं उनके स्टॉक्स के ऊपर क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा? पहले रजत मैं ये कहना चाहूंगा, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला है, आई थिंक बहुत सोची समझी बात बोली है और अच्छी बात बोली है। हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर डेफिनेटली बढ़ते हुए ऑयल प्राइसेस, फर्टिलाइजर प्राइसेस और तमाम तरह की और चीजें जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खासकर गल्फ कंट्रीज से, और जिसका लॉजिस्टिक मूवमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू होता है, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। और उसी से बचने के लिए उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जो बातें बोली हैं, आई थिंक इट मेक सेंस। और थोड़ा बहुत उसके लिए सिटीजन्स को अगर थोड़ा त्याग करना पड़े और थोड़ा ऑस्टेरिटी मेजर्स अडॉप्ट करने पड़े तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मेरे को लगता है कि इनफैक्ट इस तरह का शायद प्रधानमंत्री कुछ समय पहले भी कह सकते थे, पर शायद उन्होंने जो है काफी हद तक हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने ऑयल का पर्टिकुलरली प्राइस एस्केलेशन को अपने आप एब्जॉर्ब कर लिया और काफी हद तक पास ऑन नहीं किया। अब सिचुएशन ये आ गई है कि 30,000 करोड़ रुपए जो महीने के ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एब्जॉर्ब करती है, ये एंडलेस नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं से पास ऑन करना ही पड़ेगा और कॉमन सिटीजन्स को के ऊपर इसका भार आएगा। और इसी भार से बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने बोला है कि आप अपना ऑयल का कंजम्पशन शुरू कर दीजिए, फ्यूल का कंजम्पशन कम कर दीजिए, आप अपना ऑयल का जो कुकिंग ऑयल है उसका कंजम्पशन कम कर दीजिए। बहुत सारी तमाम बातें बोली हैं जो आपने। इसका मुद्दा ये है कि मैंने वैसे सवाल आपका ज्वेलरी पे था, लेकिन वो जो आप ऑयल पे अभी आप बता रहे हैं, ये बात अब बहुत समय से चल रही है कि जब तक चुनाव थे तब तक तो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन कितना सहन कर लेगी सरकार, क्योंकि ये मुद्दा तो खत्म हुआ ही नहीं है। तो अभी क्रूड ऑयल जो $104 प्रति बैरल के आसपास है, तो क्या यहाँ पर हम किसी भी तरीके का प्राइस हाइक पेट्रोल और डीजल या फिर गैस कीमतों में देख सकते हैं? ये क्या एक तरीके का इशारा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया कि देश की अर्थव्यवस्था इस समय नाजुक दौर से गुजर रही है और ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन इसका असर आता हुआ नजर आया, तो क्या आम आदमी पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भार पड़ सकता है? देखिए रजत, हमारी इकॉनमी वैसे तो स्ट्रांग है। अगर आप
फॉरेक्स रिजर्व्स के हिसाब से देखें, जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से देखें, डेफिसिट्स के हिसाब से देखें, हमारी सिचुएशन वो नहीं है जो हमारी आज से 15-16 साल पहले थी, जब हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में दुनिया में गिने जाते थे। बट हैविंग सेड दैट, अगर हमें अपना स्टेटस मेंटेन करना है, हम अपनी इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रॉन्ग करना है, तो कहीं ना कहीं जो पेन पॉइंट्स हैं दुनिया में, और ये हमारे क्रिएट किए हुए नहीं हैं, ये वैश्विक चिंताएं हैं जो एक युद्ध की वजह से हुई हैं, जिसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। तो अब पर हमें तो पेन झेलना पड़ेगा ना। उस पेन को एब्जॉर्ब करने के लिए अगर ये स्टेप्स लिए जाएं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट रजत। और इसके लिए सिर्फ सरकार ही क्यों काम करे, हर सिटीजन को काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम लोगों को, अगर हम लोग अपना कोई चीज 100% आज की डेट में कर रहे हैं, उससे 90% यूज कर लें, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम लोग उस पेन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं रजत, एंड उसके लिए अगर थोड़ी कुर्बानी देनी पड़े, देर इज नथिंग, मेरे हिसाब से नहीं है। एंडलेसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या सरकार इस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं प्राइस, आप ऑयल प्राइसेस में भी एस्केलेशन देखेंगे, फर्टिलाइजर प्राइसेस में भी देखेंगे, एलपीजी में शायद हमने ऑलरेडी देखा हुआ भी है। तो ये थोड़ा बहुत तो झेलना पड़ेगा, और इसके लिए हम किसको ब्लेम करें? हम क्या मैक्रो एनवायरनमेंट को ब्लेम करें? नहीं कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जो हो रहा है उसको हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा रजत। जहां तक आपका तो गोल्ड ऑटो सेक्टर के ऊपर कोई असर देखते हो आप? जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, तो सर बाजार इस पर ये लगाना चाहता है कि सरकार किस मंशा के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अब ये कार पूलिंग वाली बात हो गई, ईवी वाली बात हो गई कल, और साथ ही साथ आईओसी, मतलब ये जो पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें किसी भी तरीके से, तो बाजार तो इससे कुछ ना कुछ तो क्यूज निकालने को चलेगा। और आपको पता ही है कि बाजार खबरों पे चलता है। तो अभी तो सबसे बड़ी खबर यही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि पेट्रोल और डीजल की खपत थोड़ी कम करो, ईवी का यूज करो, कार पूलिंग करो। तो ऑटो सेक्टर और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आप संभावित असर क्या देखते हैं? तो ऑस्टेरिटी मेजर्स तो देखिए अडॉप्ट करने पड़ेंगे, और सरकार ने बिल्कुल सही बात बोली है, ये करना भी चाहिए। और जहां तक इसका इम्पैक्ट है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा रजत, जैसे मैंने कहा है, शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको शायद ऑटो सेक्टर पे भी इम्पैक्ट देखने को मिले। अगर कार पूलिंग हो रही है, और बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो कार्स परचेज करना चाह रहे होंगे, वो उसको टाल सकते हैं कुछ समय के लिए। ईवी प्रचलन डेफिनेटली ज्यादा बढ़ेगा। तो ये सब चीजें होंगी, शॉर्ट टर्म में ये सब बेयर करना पड़ेगा। बट आई थिंक दिस इज लिमिटेड टू शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए जो ग्लाइड पाथ है वो कंटिन्यूड रहेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बता देता हूँ। आपने पूछा था मुझसे गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो गोल्ड सिल्वर आई थिंक मोर और लेस वुड बी, ये जो इंडिया में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं वो डिक्टेटेड होते हैं आज की इंटरनेशनल प्राइसेस के बेसिस पे। इंटरनेशनल प्राइसेस में जो प्राइस चलता है उसी के बेसिस पे डॉलर से मल्टीप्लाई करके प्लस जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो ऐड करके इंडियन प्राइसेस होते हैं। थोड़ी सी डिमांड वगैरह पे फर्क पड़ सकता है, कम हो सकती है कुछ समय के लिए, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में बहुत ज्यादा रिवर्सल नहीं होगा। हमारे देश को गोल्ड और सिल्वर से बहुत ज्यादा प्यार है, एज कंजम्पशन वो होता रहेगा। सिल्वर का अपना इंडस्ट्रियल यूज भी है, प्लस हमने वैश्विक तौर पे ये भी देखा है कि सारे सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड गोल्ड को परचेज कर रहे हैं इन अगेंस्ट जो यूएस डॉलर के अपने असेट्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड में परचेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव ऑन गोल्ड सिल्वर। इंडियन प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय ग्लोबल प्राइसेस नाउ। इतना ज्यादा डिमांड पे ऐसा नहीं होगा कि अचानक ही बहुत फर्क पड़ जाए। यस, थोड़े बहुत इम्पोर्ट्स कम करने की कोशिश करी जा सकती है, बट नथिंग सिग्निफिकेंट ऑन दैट साइड। अच्छा, पर ऐसा तो नहीं कि गोल्ड ज्वेलरी की मांग एकदम से कम होती नजर आए? पहले तो ये बात की, जब ये बात हुई कि 1 साल के लिए गोल्ड ज्वेलरी परचेजेस जो है वो कम कर दी जाए, तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि अब इसकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो है, मतलब ऑफिशियल कोई अनाउंस तो हुआ नहीं, लेकिन क्या बाजार इससे ये भी भनक लग कर सकती है कि क्या गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी हाइक करने का एक ऑप्शन है सरकार के पास? उससे आमदनी बढ़ जाएगी सरकार की, और गोल्ड की कीमतें भी हो सकती हैं बढ़ जाएं, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड ज्वेलरी पे। गोल्ड ज्वेलरी हो सकता है कि उसकी डिमांड एकदम से घट जाए। तो स्पेसिफिकली अगर गोल्ड ज्वेलर्स हो, गोल्ड ज्वेलरी कंपनी हो, तो वो कैसे आज के सत्र में या फिर आने वाले कुछ समय के दबाव रह सकता है?
रजत, रहेगा दबाव, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी डेफिनेटली बढ़ सकती है, सरकार बढ़ा सकती है उसे। और ये सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि ताकि उनको अपने ज्यादा आय इकट्ठी हो जाए, बल्कि इसलिए कर रही है ताकि वो थोड़ा डिजिस्ट कर सके कंज्यूमर को, कि ताकि गोल्ड परचेज कम करे। हैविंग सेड दैट, गोल्ड प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। इंडियन कंज्यूमर आज की डेट में ऑलरेडी बहुत सोच समझ के गोल्ड परचेज कर रहा है, शायद शादियों वगैरह के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए पूरी कर रहा है। तो दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज गोल्ड प्राइसेस आर एट अ हायर लेवल। तो ये बात अपनी जगह है, और पिंच भी रहेगा। कुछ समय के लिए ज्वेलरी परचेजेस कम होंगी। ऑलरेडी हमने देखा, अभी आज की डेट में अगर आप ज्वेलरी बाजार में शॉप में जाएंगे तो आपको गोल्ड शॉप्स पे रिटेल कस्टमर आपको बहुत कम दिखाई देगा। सो दिस इज ऑलरेडी देयर। मेरे ख्याल से थोड़ा एस्केलेट हो जाएगा। हो सकता है डिजिटल गोल्ड, डिजिटल ज्वेलरी might become more in fashion. I think that is something that government would also want. Physical gold से digital gold की तरफ आ जाए। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है ऑलरेडी, वो लोग दे आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल एसेट्स, एंड डिजिटल गोल्ड माइट नॉट बी अ बैड ऑप्शन। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं जिन वैल्यूएशंस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं? मेरे को अच्छे लगते हैं रजत। फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वी हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हम लोग गोल्ड प्राइसेस पे पॉजिटिव हैं इन लॉन्ग टर्म, एंड वी थिंक इट्स अ स्ट्रक्चरल बुल स्टोरी दैट इज गोइंग ऑन। और गोल्ड प्राइसेस के पीछे मैंने आपको रीजंस पहले भी कई बार बताए हैं। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड। डी डॉलराइजेशन एक रियल ट्रेंड है, और उसी ट्रेंड के मद्देनजर हम लोग गोल्ड और सिल्वर में दोनों में पॉजिटिव है। सिल्वर के अपने इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत ज्यादा है। सो बोथ ऑफ देम लुक गुड। हैविंग सेड दैट, काफी करेक्ट भी हो चुके हैं फ्रॉम द टॉप। एक मैसिव रैली हुई थी लास्ट ईयर, एंड वहां से करेक्शन भी अच्छा खासा हुआ है। और अगर डिप्स पे मिलेगा देन इट मेक्स सेंस। एक एसआईपी भी गोल्ड और सिल्वर में करी जा सकती है। एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इट इज ऑल फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म का हमें ज्यादा अंदाजा नहीं रहता है, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों अच्छा लगता है। मैं एक बार व्यूअर्स जो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं उनके पास भी चलते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह शेयर बाजार लाइव में आप सबने समय दिया। और उसमें निफ्टी तो फिलहाल तो एक रेंज पे है, नो डाउट, लेकिन ये ट्रंप और ईरान के बीच में जो टेंशन जो है ना वो और एस्केलेट हो गई, उसका असर पड़ेगा। बीते हफ्ते की जो रेंज थी वो 24,482 ऊपर और 23,882 नीचे थी, तो इसी रेंज के बीच में ही उठापटक हुई। और अभी भी शुरुआत कुछ ऐसी नहीं हुई है कि हम ये रेंज तोड़ेंगे। हम 24,000 के करीब आके करेंगे कामकाज। पहले तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 24,000 ही है, उसको बचाने की कोशिश होगी। और उसके बाद देखते हैं ये जो दो लेवल्स हैं 24,085, 24,000, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके नीचे चले गए तो फिर तनाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन बाजार कॉन्ट्रा है, बाजार हमेशा लोअर लेवल से रिकवरी शो कर रहा है। तो अगर 24,000 गया तो 23,800 के ऊपर नजर चली जाएगी। ऐसे ही ऊपर अगर 24,200 हो गया तो ऊपर फिर 24,400 का एक लेवल आता है। तो इस तरीके की फिर मार्केट है, थोड़ी बिखरी बिखरी मार्केट है, कंसोलिडेशन मोड पे है। पिछले 2 हफ्ते से हमारे से निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नहीं हो रहा, लेकिन असली खेल है मिड कैप। और आज एमफी का डेटा भी आ जाएगा, अप्रैल महीने का म्यूचुअल फंड का डेटा। और स्टॉक स्पेसिफिक तो ढेरों खबरें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 सर दोनों के रिजल्ट्स आ रखे हैं। एक है एमसीएक्स और एक है टाटा कंज्यूमर। ये 2 कंपनियां आपको कैसे लगती हैं? एमसीएक्स के क्वार्टर बेसिस पे और वन बाय बेसिस परफॉर्मेंस शानदार है, और दूसरा है एफएमसीजी जायंट टाटा कंज्यूमर। सो रजत, जो कैपिटल मार्केट या कमोडिटी रिलेटेड प्लेस हैं और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इस तरह की कंपनीज हमें बहुत अच्छी लगती हैं रजत। एंड पेनिट्रेशन थ्रू एक्सचेंजेस अभी बहुत लिमिटेड है, और आने वाले समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम लोगों को, मैंने कई बार आपके शोज पे पहले भी ये बात करी है, इस तरह के प्लेस हमें बहुत पसंद है। आई थिंक इट्स अ मेगा ट्रेंड, और ऐसा ट्रेंड चल रहा है जो इतनी आसानी से शॉर्ट टर्म में खत्म होने वाला नहीं है। हमारी बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अभी एक्सचेंजेस के माध्यम से इन सब स्टॉक्स में, कमोडिटीज में एक्सपोजर लेती है, एंड फॉरेक्स में अभी ये सब बहुत लिमिटेड है। आने वाले समय में दिस विल बिकम मच बिगर एंड बेटर रजत। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है, प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए हैं यहाँ पे, वो हमें इतना एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि कैसे प्ले आउट करेगा, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स लुक एक्सट्रीमली ब्राइट हियर। तो
तो हमारे लिए कैपिटल मार्केट प्लेस एंड एक्सचेंज इकोसिस्टम दोनों बहुत अच्छा है। तो दिस इज वेरी क्लियरली समथिंग विच वी लुक फॉरवर्ड टू। ऑन द कंजम्पशन साइड, जैसे आपने टाटा कंज्यूमर की बात करी है, मैं स्पेसिफिक कंपनी के बारे में तो बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कंजम्पशन हमारा न्यूट्रल व्यू है यहाँ पे कंजम्पशन के ऊपर। कुछ समय से हमें लगता है कि कंजम्पशन पे गवर्नमेंट ने भी काफी फोकस किया पुश करने के लिए, बट यहाँ पे थोड़ी हेडविंड्स भी हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के मद्देनजर यहाँ पर हमारा एक न्यूट्रल व्यू है। वी आर नीदर पेसिमिस्टिक नॉर ओवरटली ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और वैसे भी कंजम्पशन, जब पेट्रोल डीजल वगैरह बातें शुरू ही हो गई हैं तो उसके बाद फिर कंजम्पशन को झटका लग जाएगा, ये भी बाजार मान के चल रहा है। भैया आज के तगड़े कहीं तगड़ा ही झटका ना लग जाए, सीधा 24,000 का लेवल ही टूटेगा अगर तगड़ा झटका लगा तो। पर हम अभी मान के चल रहे हैं 24,080 वाला जो लेवल है ना, दैट इज रियल डिफेंस, जो लोअर लेवल्स पे अभी तक इतना आसानी से टूटा नहीं था। और उसके बाद तो फिर देखते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत हाई हैं, तो हो सकता है कि आज के सत्र में, शुरुआती सत्र है हफ्ते का, तो पहला ही 23,800 23,900 लग गया, तो उसमें भी आप आश्चर्यजनक मत रह जाना। होता है मार्केट में, पहले बताया था 300 200 250 पॉइंट्स का झटका कभी भी लगेगा, वैसे ही है बाजार। ओवरऑल मिड कैप्स की स्ट्रेंथ ये बता रही है कि ब्रॉडर मार्केट्स पे खरीदारी होनी शुरू हुई है, लेकिन अभी के तौर पे आज पेज फंस गया। सर, ये जो मिड कैप्स में खरीदारी शुरू हुई भी है, क्या ये आपको सस्टेनेबल लगती है, या फिर बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे इसलिए खरीदारी हुई है? कहने का मतलब यह है कि इतनी ज्यादा अनिश्चितता है, ऐसे में क्या प्रोजेक्शंस निकाली जा सकती हैं फॉर FY27 FY28? तो राजा देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप, एक्चुअली इवन स्मॉल कैप ने अपने ऑल टाइम हाइज नहीं टच करे, बट मिड कैप हैव ऑलरेडी टच देयर ऑल टाइम हाइज। और जो पोर्टफोलियोज ब्लीड कर रहे थे रजत, अगर आपको याद होगा कुछ महीने, एक डेढ़ महीना पहले हम लोग बहुत ही पेसिमिज्म वाली बातें हो रही थी मार्केट्स में, एंड वहां से एक शानदार तेजी मिड कैप साइड पे आई है, इवन स्मॉल कैप में भी टू सम एक्सटेंट। सो जो पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे थे आज की डेट में, मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियोज दैट आई हैव कम अक्रॉस, वो एटलीस्ट ब्लीडिंग तो खत्म हो गई है। कुछ मैंने नेगेटिव्स में देखे हैं, बट लॉट ऑफ देम आर आल्सो इन पॉजिटिव, रजत। एंड दिस ये इज जो आपके मैंने अप्रैल में अगर बात हुई होगी मिड कैप्स में, तो हाँ उस जी। समय 19,300 चल रहा था एकदम से, और ये अप्रैल महीने में, अप्रैल और मई से 22,700 हो गया। ऐसी कौन सी वैल्यू निकल आई है? क्या ये कंसंट्रेशन है क्या, ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में? सब कुछ तो नहीं चला होगा। तो कंसंट्रेशन नहीं है रजत, इनफैक्ट portfolios across the board have risen quite sharply, barring कुछ companies, कुछ sectors को छोड़ के most of the sectors have done exceptionally well. काफी हद तक अच्छा, बहुत ही sharp movement हुआ है। और अगर आप results भी देखें रजत, तो mid cap have been doing actually very very well in comparison to, let's say, large caps. Mid cap, even small caps to for that matter, they both are doing much better देन लार्ज कैप्स। और उसी का आप एक तरह से जो कॉइल्ड स्प्रिंग होता है, उसी की तरह से आपने एक शार्प मूवमेंट देखा है। द रियल प्रॉब्लम लाइज इन द लार्ज कैप स्पेस, दैट इज व्हाई आप निफ्टी को 24,000 के आसपास स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं, व्हेन द ऑल टाइम हाई इज 26,500, ऑलमोस्ट 10% डाउन है अभी भी फ्रॉम इट्स हाइज, वेयर एज मिड कैप इज ऑलरेडी स्केल्ड द हाइज। तो दिख रहा है कहीं ना कहीं मेरे को रजत। मैं आपको एक और भी चीज कहना चाहता हूँ, वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आज की डेट में इंडिया बहुत रियलिस्टिक वैल्यूएशन लेवल्स पे आ गया है, एंड समवेयर दैट ब्रिंग्स मी टू एन ऑप्टिमिस्टिक लेवल कि हम लोग देखिए आज की डेट में एफआईज जो सेलिंग कर रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं। पिछले एक डेढ़ साल में तो उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी है, इस साल में जितनी सेलिंग करी है वो पिछले एक साल से भी ज्यादा कर ली है। तो समवेयर आई थिंक दे चेज, एज आई सेड, मोमेंटम चेज कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, बट सम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के मैक्रोज को नजरअंदाज नहीं करा जा सकता है, एंड वंस दे आर बोर्ड विद चेजिंग दोज मैक्रोज, दे माइट जस्ट रिवर्ट टू इंडिया। हैविंग सेड दैट, हम उनके ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, हम लोग की एक डोमेस्टिक रेजिलियंस है, एंड माई ऑप्टिमिज्म ऑन इंडिया रिमेन्स अनअबेटेड। मिड कैप, स्मॉल कैप, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप लार्ज कैप को भी स्ट्राइक बैक करते हुए देखेंगे रजत। सो मेरे को तो इंडियन मार्केट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और किसी का नजरिया हमारे टाइम फ्रेम से मैच करता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स पे विश्वास रखते हैं रादर देन प्लेइंग इन द मार्केट्स, उनके लिए एक सुनहरा मौका है टू गेट इनटू मार्केट्स। bulk of the returns in the markets are yet to be made, and I'm very very confident about it. अभी हमने जो जितना भी बनाया सारा रियर व्यू में, जितना भी पास्ट रिटर्न्स रहे हैं लोगों के या इंडियन मार्केट्स में,
वो बहुत छोटी परसेंटेज है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनेंगे रजत। वो थोड़ा परसेंटेज से याद आ रहा है मेरे को, कुछ पिछले सत्र में ये जो मैंने रिजल्ट्स लगा रखे हैं ना बैंकिंग के, ये सबसे ज्यादा एकदम से कड़ी ऐसी बनी है जो कमजोर हो गई। ये बहुत तेज गति से ऊपर जा रहे थे बैंक्स और फाइनेंशियल्स, अचानक से ऐसा स्पीड ब्रेकर आ रखा है। मिसाल के तौर पे एसबीआई शुक्रवार को आए रिजल्ट्स तो 6.25% के आसपास का क्रैश। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के नतीजे आ रखे हैं। तो ये पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को क्या हो गया, बीट पीएसयू बैंक्स और बीट प्राइवेट बैंक्स, दोनों में ही चाल नहीं बन रही है, तो फिर मार्केट में चाल कैसे बनी? एक पीरियड ऑफ लल है रजत, डेफिनेटली। ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा इट रिमेन्स वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स। एंड हम लोग जब इसमें एक हेलीकॉप्टर व्यू लेके देखते हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है बैंकिंग सेक्टर में। जो चीजें अच्छी लगती हैं वो खराब चीजों से ज्यादा अच्छी लगती हैं। सो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं किसी समय यहाँ पे एक टर्न अराउंड आपको जरूर देखने को मिलेगा। हमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लार्ज बैंक्स, स्मॉल बैंक्स, इवन एनबीएफसी बहुत अच्छे लगते हैं। सो ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस हमें तो बहुत अच्छी लगती है। एंड हम लोग वी आर विलिंग टू बाइड आवर टाइम रजत। हम लोगों के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि अगले 10 दिन में या एक महीने के अंदर ही रिटर्न्स बने। जिस वैल्यूएशन लेवल्स पे आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर है, मेरे को लगता नहीं है कि कोई सा भी और सेक्टर है। और जब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्ट्राइक बैक, एंड हम लोग अपना टाइम वेट करने के लिए इस चीज के लिए रेडी हैं। आई डोंट नो व्हेन द टर्न अराउंड विल हैपन, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल। और उस चीज के लिए हम तैयार बैठे। सर मार्केट ओपनिंग होने में थोड़ा सा समय बचा है, बस थोड़ा सा आपका समय और चाहूंगा। उसमें ना बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, और हम अपने जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी प्री ओपन से पहले। उसमें आतिफ शेख जी बोल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक, एडब्ल्यूएल और कोपरान ऐसा पोर्टफोलियो बना रखा है। ओला इलेक्ट्रिक के लिए तो बड़ी खबर है भैया, ईवी वाली जो जो चीज है ना, वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करें। तो ओला इलेक्ट्रिक 48 के लेवल पे बाइंग है, एडब्ल्यूएल 250 और कोपरान 230। पोर्टफोलियो कैसा लगता है? राजत देखिए, थोड़ा हाई रिस्क पोर्टफोलियो लगता है मेरे को उनको, मुझे उनका। एंड आई वुड सजेस्ट दैट ही नीड्स टू रिकैलिब्रेट हिज एंटायर पोर्टफोलियो। maybe he's chasing some momentum stocks, but that is his call. मैं चाहूंगा कि वो अपनी कंपनीज के फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करके, रादर देन बाइंग एनी कंपनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल्स को जरूर देखें एंड देन ही शुड इन्वेस्ट। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, बट पोर्टफोलियो में फंडामेंटल इन्वेस्टिंग इज द की टू मेकिंग वेल्थ। एंड हमें लगता है कि थोड़ा सा ध्यान दें अपने पोर्टफोलियो के ऊपर, फंडामेंटल्स को स्टडी करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलके उनका गाइडेंस सीख कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज द वे टू गो। सो दिस इज व्हाट इट इज। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करने की जरूरत है। निकुंज जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग से बोल रहे हैं कि ही हैज टेकन शॉर्ट इन निफ्टी एंड टीसीएस। तो भाई साहब क्या सिस्टम बना रखे हैं, मतलब सर कभी कभी ऐसी चीज होती है। तो पिछली बार हुआ था 71 ट्रेड करे, उसमें से मेरे ख्याल से 62 के आसपास तो स्टॉप लॉस कटे, और बाकी के जितने ट्रेड करे उसमें से 2 ही ऐसे थे जिसने बहुत तगड़े रिटर्न दिए। तो कुल मिलाकर कुछ सिंगल डिजिट में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव थे, 4% शायद नेगेटिव थे, ऐसा था। लेकिन 71 ट्रेड करता है सिस्टम ने। अच्छा, ऊपर से ये आपको भी पता है कि टैक्टिकल पोर्टफोलियो अलग है ना, और वो जो दूसरे वाला पोर्टफोलियो वो अलग है। तो अभी ये कह रहे हैं शॉर्ट करा था निफ्टी और टीसीएस, और अब की बार 23,800 निफ्टी, और टीसीएस विल फिल द गैप 2200 वाला नीचे। देखिए रजत, ट्रेडिंग कॉल्स तो मैं नहीं दे सकता हूँ, ना डेरिवेटिव कॉल्स में यहाँ पे देना चाहूंगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म पे हमें नहीं समझ में आता है शॉर्ट टर्म कैसे प्ले किया जाता है। रिगार्डिंग हिज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, जो स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो इन्होंने बना रखा है, आई एम श्योर दैट मस्ट बी डूइंग वेरी वेरी वेल। शॉर्ट टर्म टैक्टिकल पोर्टफोलियो में तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हु न्यू ऑन फ्राइडे कि ईरान प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, या मार्केट मंडे को कैसा खुलेगा कैसा नहीं खुलेगा। वी कुड हैव जस्ट मेड सम गेसेस,
अभी ये भी नहीं पता है कि चाइना में एग्जैक्टली क्या अनफोल्ड होगा, वेदर इट वुड बी गुड, और पता चला दोनों प्रेसिडेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए, हु नोस, विद ट्रम्प एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट मैं यही कहूंगा, निकुंज जी एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, ही अंडरस्टैंड्स हिज पोर्टफोलियोज, हिज hold on short term thinking, and the way he plays is much better than mine, but I'm sure long term portfolio must be doing well, and my good wishes to him. वेदांता पोस्ट ये जो डीमर्जर हुआ है ये कैसा लगता है? अभी होल्ड करें, सेल करें? मुनमुन चंदा जी, इसमें से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी? और वो धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से डीमैट में आने शुरू हो गए होंगे अब तो, वेदांता के जो बाकी की जो कंपनियों के शेयर्स थे। रजत, आने शुरू हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के डीमैट क्रेडिट्स हो चुके हैं। वेदांता के बारे में मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूंगा, बट हमें कमोडिटी कंपनीज अच्छी लगती हैं। कमोडिटीज हमें लगता है एक सुपर साइकिल अभी भी प्ले आउट कर रही है, एंड जस्ट नीड टू हैव पेशेंस आउट हियर। और मेरे को लगता है कि जो बीच में जिस तरह के रिटर्न्स मिले थे, काफी लोगों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई थी। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि हर दूसरे दिन काफी सिग्निफिकेंटली उनका कमोडिटी मेटल्स वाला पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। बट मेरे को लगता है थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को रैशनल करके यहाँ पे अभी भी आप लंबे समय के लिए प्ले कर सकते हैं, एंड देयर इज स्टिल दैट मनी दैट कैन बी मेड ओवर हियर। ईशान जी बोल रहे हैं, व्हाई आर द एशियन मार्केट स्पेशली कॉस्टली इज ऑन रिकॉर्ड लेवल एंड इंडियन मार्केट गेटिंग हिट बाय वॉर? सो राजा, जैसे मैंने बताया, वहां पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड ग्रोथ हो रही है। जस्ट टू गिव द डेटा, कोरिया के बारे में उन्होंने बात करी है। सैमसंग अकेले आज की डेट में इतना प्रॉफिट कर रही है, जितनी जनरेट कर रही है, जितना पूरी कॉर्पोरेट इंडिया के प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चिप्स मैन्युफैक्चरिंग या अदरवाइज कितना तेज मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ फियर्स भी हैं कि कहीं बबल तो नहीं क्रिएट हो रहा है। दैट विल कम टू नो एट अ लेटर स्टेज, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो मोमेंटम चेस कर रहा है ऐसी इकोनॉमीज को, चाहे वो साउथ कोरिया हो गया, चाहे वो ताइवान हो गया, अमेरिकन आप इंडाइसेस को देख लीजिए, they are trading at their record PE levels. Valuations are extremely high. Yet the rally keeps going on. So somewhere we don't know whether it is a bubble or actual transformation that is happening. हम लोगों को ये जरूर मालूम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट है और विच विल चेंज द वर्ल्ड। ये भी एक एजम्पशन है कि इंडिया समवेयर इस रेस में काफी पीछे रह गया है। तो हम लोग ये एजम्पशन है, रियलिज्म है, वी विल कम टू नो एट अ लेटर स्टेज। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में टेक बबल जब आया था, तब भी यही समझा जा रहा था कि हम लोग पीछे जा रहे हैं, बट हम लोगों ने काफी अच्छा कैचअप किया था। आज की डेट में एक रियलिज्म देख रहा हूँ इंडिया में, बट मुझे भी लगता है कि हम लोगों को थोड़ा और तेजी से इस फिनोमिना को पीछे पड़ने की जरूरत है। एंड आई थिंक वी माइट जस्ट कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। तब तक यस, कोरिया, Japan, Taiwan, US, China, all these countries have taken a definite lead over there. ओके, मार्केट की ओपनिंग हो चुकी है सर। आखिरी आपके फाइनल कमेंट्स। मार्केट अभी जो ओपन हुआ वो 23,970 के लेवल पे ओपन हुआ, 23,930 चल रहे हैं। ओपनिंग बहुत खराब हुई है। अभी हम 245 पॉइंट्स नीचे आ गए निफ्टी पे और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है। बातें बड़ी बड़ी होंगी चाइना और अमेरिका के बीच में इस हफ्ते। ईरान से तो बात करने को तैयार नहीं डोनाल्ड ट्रंप ढंग से, तो असर हम पे ज्यादा पड़ रहा है। वो सवाल सही भी था। बाकी के मार्केट देखो तो वो ऊपर जाते हैं, हमारे मार्केट चल नहीं पाते। तो ये ऐसे ही देखने को मिलेगा कुछ समय अब। हाँ, ये रजत, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आज हम लोग इतना तेजी से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना बहुत सारी और कंट्रीज कर पा रही हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम नॉट टू फार अवे व्हेन वी वर परफॉर्मिंग एंड द अदर कंट्रीज वर नॉट। सो ये सब चलता रहता है मार्केट में। वी माइट जस्ट बाउंस बैक, हु नोज, FIs कम बैक एंड वी माइट बाउंस बैक। बट हमने एक चीज ये जरूर देखी है कि एक डोमेस्टिक रेजिलियंस देखी है। DIs, रिटेल कस्टमर, सब लोग बहुत स्ट्रांगली इंडिया के फेवर में खड़े रहे। तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट्स पर्सपेक्टिव से। देयर ग्लोबल चेंजेस दैट आर हैपनिंग, वो हमें डाइजेस्ट करने पड़ेंगे, बट लॉन्ग टर्म लुक्स वेरी गुड। एंड मैं आपके सभी दर्शकों को कहूंगा अपना
लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के लिए प्लीज फोकस ऑन फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, प्रमोटर्स को देखिए क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या केपेक्स हो रहा है, क्या सेल्स टर्नओवर जनरेट हो रहा है, क्या एबिटा परफॉर्मेंस है, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। स्टडी करिए उनका विजन, देखिए उनकी कंपनीज की वो क्या कहना चाह रही हैं, उनको समझने की कोशिश करिए, एंड आई थिंक सक्सेस इज नॉट टू फार अवे। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपके जो डिस्क्लेमर था वो प्लेट हमने चला दिए, नहीं अगर आप डिस्क्लेमर देना भी चाहें तो दिस। तो रजत, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। हम लोग जो भी कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, वो उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद, उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, एसेट एलोकेशन जो डिटरमाइन होता है रिस्क प्रोफाइल से। जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है उसमें हमारी अपनी पर्सनल पोजिशंस भी हो सकती है, क्लाइंट्स की भी हो सकती है, फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है। सो मैं यही कहना चाहूंगा, सब लोग अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, अपने आप स्टडी करें एंड देन टेक अ कॉल। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने। थैंक यू सो मच।